हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हमने एक सीरीज चालू की है ये यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसमें एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और ये आज हम सेकंड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चंस है, पूरा सिलेबस कवर किया है। आने वाले टेस्ट में भी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो है, इससे पहले का टेस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके और वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट के पीडीएफ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसके पीडीएफ मेल कर दिए जाएंगे। हम टेस्ट 2 देखते हैं, आज इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? 1984 में जो ये ऑपरेशन हुआ है सियाचिन ग्लेशियर में, इसका नाम क्या था? ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 13 अप्रैल 1984 को। सियाचिन है जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है और यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के, और उसके चलते यहाँ पे काफ़ी टेंस सिचुएशन हो गई थी 1984 में जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य है जो ये त्रिपुरा में है। यहाँ कई विशेष प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे लगभग 150 से अधिक पक्षी जानवर पाए जाते हैं। ये इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वन्यजीव अभयारण्य रोवा, ये है त्रिपुरा में। आपको ये टेस्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 25 प्लस टेस्ट होंगे, वो सारे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट के स्थापना के साथ किस स्थान से हुई थी? 1906 में ये हुई थी रानीखेत। इसका सही जवाब है। रानीखेत है तमिलनाडु के नेल्लोर में। पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? पॉलीमेटेलिक जो मॉड्यूल है उसमें भारत है जो निवेश करने वाला जो मेन कंट्रीज है उनमें से एक है, और इसके लिए भारत ने लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी चिन्हित किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मैंगनीज। म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड्स को भारत में जो विनियमित करता है वो संस्था है सेबी। सेबी ये विनियमित करता है म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड क्या है? एक ऐसा फंड होता है जब बड़ी संख्या में जो निवेशक हैं अपने पैसे डालते हैं। इससे कई पेशेवर जो परिसंपत्ति है, वर्ग है, जैसे शेयर है, बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे कॉल मनी है, इनमें निवेश करने के अनुभव के साथ कई जो कमर्शियल रूप से भी जो योग्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। सेबी का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है सेबी। ये म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है।
सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बांद्रा में। और सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य में निवास करती है? निसी जनजाति जो उत्तर पूर्वी भारत है, भारत के उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? ये जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अरुणाचल प्रदेश की जो मेन ट्राइब्स हैं उनमें निसी है, आपातानी है, तागिन है, तांगसा है, सिंगपो, मोनपा, मिसमी, खामपति, वांचो, कई ट्राइब्स हैं जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खोला गया है? ये पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला है तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 है इसका विषय है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरीबुरू मेघाहातुबुरु की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? किरीबुरू मेघाहातुबुरु की खदानें किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ये खदानें हैं जो झारखंड में हैं। इसके जो पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ये खदानें लोह अयस्क की खदानें हैं ये। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 दिसंबर 1873 को। इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और इसकी स्थापना के पीछे जो मेन पर्पज था, उनका मेन उद्देश्य था, जो वंचित वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम में लाना था, मुख्य धारा से जोड़ना था। सी इसका सही जवाब है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ये हुई थी तेलंगाना में। पोचामल्ली विलेज है तो तेलंगाना में पोचामल्ली, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी स्थापना शुरुआत की थी आचार्य विनोबा भावे ने। इसका जो भूदान योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो संपन्न साहूकार हैं, संपन्न साहूकारों को, भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने के लिए प्रेरित करना था कि जो संपन्न हैं वो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दान करें। हूवर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हूवर पुरस्कार पहले तो किस एरिया में दिया जाता है? हूवर पुरस्कार या ये जो मेडल है इंजीनियरों को मानवता के प्रति योगदान के लिए दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है 1930 से दिया जा रहा है। और ये दिया गया था, पहले भारतीय थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। इसमें ऑप्शन में अगर 1911 दे दिया, 1911 दे दिया तो बहुत सारे लोग इसके टिक कर देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कब तक भारत की राजधानी थी। कलकत्ता को
दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में है जो राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया गया था, कलकत्ता जो राजधानी थी उसको। और ये 1912 तक भारत की राजधानी रही है। तो कब तक रही है? 1912 तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राज्यसभा में कुल टोटल जो सदस्य होते हैं 250, इनमें से 238 238 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो होते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियर मेंशन है, इनमें से क्या क्लियर मेंशन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल ये क्लियर मेंशन है। सती प्रथा का अंत, ये क्लियर मेंशन नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी क्लियर मेंशन नहीं है। क्लियर जो मेंशन है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़िएगा। इनमें से गलत कथन को चुनिए। गलत कौन सा है इनमें से? हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, बिल्कुल ये तो इसका सही है। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ये भी सही है। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था। एक्चुअली अंग्रेजों ने बॉम्बे का जो अधिग्रहण किया था वो फ्रांस से नहीं किया था। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण किया था पुर्तगालियों से। ये 1661 में किया था अधिग्रहण, पुर्तगालियों से किया था। 1668 में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर लीज पर दे दिया था। 61 में पुर्तगालियों से लिया था और 1668 में इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको लीज पे दे दिया था। हर साल 10 पाउंड का वार्षिक शुल्क लेकर लीज पे दे दिया था बॉम्बे को। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कुलिस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला की यात्रा पर हैं। मोंगला किस देश में स्थित है? जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कुलिस, ये ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है मोंगला। मोंगला की यात्रा पर थे अभी थोड़े टाइम पहले तक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये मोंगला कहाँ पे है? मोंगला बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलह सौ निवासी का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 79 का 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था? ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये हुआ था चार्ल्स प्रथम के समय में। 1679-80 में चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे ये तैयार हुआ था। तुम्मलपल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में है? देखिए तुम्मलपल्ले जो खदान है यहाँ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है।
ये है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में है ये कदापा में। आंध्र प्रदेश में जो जगह है कदापा, वहाँ पे है ये। और 2011 में भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सर्वेक्षण किया था, इसके अकॉर्डिंग खदान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है तुम्मलपल्ले यूरेनियम खदान, आंध्र प्रदेश के कदापा में। बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ था? कौन से नेता बारदोली सत्याग्रह से बड़े बन के उभरे थे, इनका जन्म हुआ? ये बारदोली सत्याग्रह का वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। इनमें से इनकरेक्ट गलत कौन सा है चारों स्टेटमेंट में से? ये देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य संकल्प हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया था। ये सही है। जो संविधान का प्रस्तावना है वो इनका उद्देश्य संकल्प था, वो बन गया था। प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, ये सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन हुआ था, ये भी सही है। सभी सही हैं। ये तो खैर स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए था। तो इसका गलत जो है वो है प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित है। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था आपको। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, ये 86वां संविधान संशोधन था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। इनमें से गलत कौन सा है वो देखना है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया था, ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स को जो फाइनल रूप दिया था, वो संविधान सभा की अध्यक्ष, उस समिति के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस चेयरमैन उसके। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। बाकी स्टेटमेंट्स इसके सही है। सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोना पानी जल लघु जल विद्युत परियोजना है, ये मेघालय में है। सोना पानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है। एक्चुअली ये इसे 1922 में अंग्रेज़ों ने पहली बार कमीशन किया था, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 1.54 मेगावाट। मेघालय में है ये। लैंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? लैंगतेंग जो वन्यजीव अभयारण्य है ये है मिजोरम में। ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वहाँ पे है ये। मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में है ये। और यहीं पे जहाँ ये अभयारण्य है, इसी चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ मिजोरम की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। साइयोक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? साइयोक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये थाईलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 27, समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में है? समसपुर अभयारण्य है, ये किस प्रदेश में है? समसपुर अभयारण्य रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, सलोन के पास, उत्तर प्रदेश में।
और इसकी ये जो अभ्यारण्य है इसको एस्टाब्लिश किया है, स्थापना हुई है 1987 में। ये सलोन के पास है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। और इस अभ्यारण्य को जो देखने का टाइम है वो है, आप इसको यहाँ जाके घूम के आ सकते हैं, देख सकते हैं, नवंबर टू मार्च, बिटवीन नवंबर टू मार्च। यहाँ पे 250 प्लस प्रजातियां हैं पक्षियों की। गुजरात में स्थित पीपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, पीपा वाव है जो गुजरात में पीपा वाव है, ये इसकी स्थापना की थी निखिल गांधी ने। निखिल गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1996 में। और ये है भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह। पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है ये। 1996 में निखिल गांधी ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? कोड शेयरिंग जो यूज में लिया जाता है, ये क्या है, एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है, कोड शेयरिंग एग्रीमेंट, जो दो या दो से अधिक जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके बीच में किया जाता है ये एग्रीमेंट, और ताकि ये एक ही उड़ान की मार्केटिंग वगैरह एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। तो ये कोड शेयरिंग हवाई यातायात उद्योग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जलोकिया नामक मिर्च, ये इसके बारे में आपने सुना होगा। भूत जलोकिया वर्ल्ड की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है और इसकी खेती सिर्फ आसाम में की जाती है। इसके अलावा भी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ की जाती है, सबसे ज़्यादा आसाम में की जाती है। ये वर्ल्ड की सबसे तेज मिर्च है। अरुण, वरुण और तमुर, अरुण, वरुण और तमुर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? अरुण, वरुण और तमुर जो नदियाँ हैं ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का पार्ट है। एक्चुअली अरुण नदी नेपाल से निकलती है और वरुण इसकी सहायक नदी है, और तैमूर नदी ईस्टर्न नेपाल के कंचनजंगा से निकलती है नेपाल से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो ये पास हुआ था 1878 में। इस अधिनियम का उद्देश्य जो था वो था भारतीय प्रेस की जो फ्रीडम है उसको सीमित करना, प्रेस की आज़ादी को कम करना। ये इसीलिए वर्नाकुलर एक्ट पारित किया था। इस एक्ट को जो प्रस्तावित किया था वो किया था लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। और यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि अंग्रेज है जो भारत को उस बिना सहमति के ही जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें शामिल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, कि भारत भी इनकी ब्रिटिशर्स की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े। इसके विरोध में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है? देश की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, उसकी गणना कौन करता है? उसकी गणना जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। आने वाले टेस्ट में आपको आपका जो सिलेबस है और डीप में अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। धीरे धीरे
आप जब टोटल 25 टेस्ट तक पहुंच जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके सिलेबस से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए या तो आप डायरेक्ट कर दोगे या फिर आप एलिमिनेट करके कर दोगे। भारतीय रुपए के लिए आईएसओ कोड क्या है? जो भारतीय रुपए है उसके लिए आईएसओ कोड है वो 4217 है। आईएसओ 4217 ये भारतीय रुपए के लिए आईएसओ कोड है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है? विश्व हिंदू परिषद की जो महिला शाखा है इसकी स्थापना हुई है 29 अगस्त 1964 को। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा की स्थापना नहीं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है 29 अगस्त 1964 में। ये स्थापना हुई है विश्व हिंदू परिषद की। और इसकी जो महिला शाखा है उसकी स्थापना हुई है 1991 में। इसकी स्थापना की थी साध्वी ऋतंबरा ने। जो महिला शाखा है इसकी स्थापना की है साध्वी ऋतंबरा ने। आपने राम मंदिर के जब डिसीजन आया था उस टाइम इनका नाम सुना होगा, ये राम मंदिर मूवमेंट से भी जुड़ी हुई रही है। इस शाखा का नाम है दुर्गा वाहिनी। ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लाया है क्योंकि अभी राम मंदिर का चल रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो इसलिए ये आपको बताया है। क्वेश्चन विश्व हिंदू परिषद का आ सकता है या फिर दुर्गा वाहिनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, बाद में इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक हैं? आपने सुन रखा होगा इस पुस्तक के बारे में, और नहीं सुना है तो आप गूगल करके जाके ज़रूर देखिएगा टाइम मिले तो। अदरवाइज इतना ध्यान ज़रूर रखना कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये है अनंत विजय, इस पुस्तक के लेखक हैं। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, ये जो इसका सी आंसर है। इसका ज़्यादा डीप में जाएंगे पॉलिटिकल आंसर हो जाएगा, अपने को नहीं उलझना। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जो कॉमर्शियल मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्वामी चिद्वानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? स्वामी जो चिद्वानंद हैं उनकी बुक ये भगवत गीता जो बुक है उसका इन्होंने किसने एक किंडल संस्करण लॉन्च किया है? देखिए, पहले तो जिनको नहीं पता है किंडल संस्करण क्या होता है, किंडल संस्करण ई बुक होता है। ई बुक जो अमेजन पे ई बुक होती है, अमेजन पे ई बुक को बोला जाता है अमेजन किंडल बुक या किंडल संस्करण। अमेजन पे जो ई बुक अपलोड की जाती है, पीडीएफ बुक, ई बुक, उनको किंडल बुक बोला जाता है। और ये स्वामी चिद्वानंद की जो भगवत गीता का किंडल संस्करण है ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया था इन्होंने। यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों से होकर गुजरेगा? गुजरात से शुरू करता है और कलकत्ता तक जाता है, तो किस और कौन से पोर्ट हैं जिनसे होके गुजरेगा?
इसका सही जवाब होगा मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप। ये समुद्री मार्ग के रास्ते यही है। गुजरात से जाएगा, यहाँ से मुंबई, मुंबई के बाद इधर केरला, देन इधर तमिलनाडु, उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये कब जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं 1976 में। और ये एक कमेटी बनी थी मौलिक कर्तव्यों पे। इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस कमेटी का नाम कि मौलिक कर्तव्यों को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो वो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और ये 1976 में जोड़े थे। निम्नलिखित में से क्या अनुसूचित वाणिज्य बैंक का लक्षण नहीं है? ये आरबीआई अधिनियम 1934 की क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है। गलत, कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ये आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में होने चाहिए। नहीं, ये सही है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक में यही लिखा है, इसका लक्षण है ये। इनका निजी भुगतान 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। जो अनुसूचित बैंक है उनका जो निजी भुगतान है, निजी भुगतान होना चाहिए 5 लाख प्लस, 5 लाख से अधिक होना चाहिए, ना कि 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? इनमें से कहाँ पे नोट प्रिंटिंग नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा झांसी में नहीं होती है। भारत में 4 ही जगह है जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है, मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो 4 जगह हैं। मैसूर कर्नाटक, सल्बोनी वेस्ट बंगाल, ये 2 आरबीआई के प्रेस हैं, और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉप ऑफ इंडिया लिमिटेड, नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में है ये। तो झांसी में नहीं होती है प्रिंटिंग। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन, निहोल, काबिनी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। और कावेरी जो रिवर है साउथ इंडिया की रिवर है, और ये बाकी जो रिवर्स हैं ये सब इसकी कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन भारत का सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है? परम, अनुपम, फ्लो सॉल्वर, उपरोक्त सभी, ये सारे ही हैं जो भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किया गया था? मालेगाम जो समिति है उसका गठन किन में सुधारों की सिफारिश के लिए किया गया था? प्राथमिक जो पूंजी बाजार है उसमें सुधार की सिफारिश के लिए मालेगाम समिति का गठन किया गया था, प्राथमिक बाजार के लिए। इस समिति का गठन किसने किया था? इस समिति का गठन किया था सेबी ने। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की है? इसकी रिपोर्ट सबमिट की है 1995 में। EBITDA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले कमाई। यह कंपनी की जो एक कार्य क्षमता है उसके मापन का एक मानक है
किसी भी कंपनी की क्या कार्य क्षमता है उसका मापन इन्हीं बेस पे किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इंजीनियरिंग संकाय जिसमें मोलिकुलर साइज की कंप्यूटर डिवाइस बनती है उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग संकाय में जो मोलिकुलर साइज की कंप्यूटर डिवाइस बनती है उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? आर्कटिका एम लॉन्च किया है, ये रशिया ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे इंडिया के भी कई रिसर्च स्टेशन है, यहाँ जहाँ रशिया ने आर्कटिका एम लॉन्च किया है। किस देश को भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता वाले भागीदार के रूप में वर्णित किया गया है? ये अभी हुआ है, भारत ने श्रीलंका को टॉप प्रायोरिटीज पहली प्राथमिकता वाले जो भागीदार है उनमें शामिल किया है, वर्णित किया है। इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक इनमें से जो नहीं है वो है पिनाका। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस सामान्य बीमा कंपनी ने व्यापार किस्त सुरक्षा कवर शुरू किया है? व्यापार किस्त सुरक्षा कवर किस कंपनी ने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है HDFC ERGO। व्यापार किस्त सुरक्षा कवर HDFC ERGO ने शुरू किया है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है? इसका आंसर है ये लेज़र टेक्नोलॉजी है, वो यूज ली जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क में। CD जिसको बोलते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। निम्नलिखित में से किसने ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट मिसाइल प्रणोदन प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ये जो SFDR मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है, इसका सफल उड़ान का परीक्षण इनमें से किसने किया है? ये DRDO ने किया है। इसका सही जवाब आंसर है DRDO D। इसको ध्यान में रखना, SFDR ये DRDO ने किया है। सरकार ने हाल ही में कई कोयला खदानों की नीलामी का आयोजन किया जो ब्रह्मायिदी, चोरीतंद, तिलैया जोगेश्वर और खास जोगेश्वर, रबोदी ओनसीपी और रोहने में स्थित है। ये किस प्रदेश में है? ये जो नाम है ये कोयला खदानों के नाम है, कोयला की खानों के नाम है। ये किस जगह पे है? ये थोड़ा चर्चा में रहा था इसलिए क्वेश्चन बनाया है। ये झारखंड में है। उन्नीस सौ 70 में कोफेस्पा की स्थापना किस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हुई थी? 1970 में जो ये स्थापना हुई थी, आर्थिक जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक अपराध जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत इनमें से कौन सा है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, ये गलत है।
चावल ज़्यादातर है जो हरियाणा और पंजाब में होता है, वहाँ की कमर्शियल क्रॉप है ये। उड़ीसा की एक्चुअली ये खाद्य फसल है उड़ीसा की, ना कि वाणिज्यिक फसल नहीं है। चावल जो वाणिज्यिक फसल है वो पंजाब और हरियाणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों के लिए वस्तु का दाम नहीं बढ़ाता है? जो इनकम टैक्स है वो खरीदारों के लिए चीज़ों के दाम नहीं बढ़ाता है। आयकर का वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये व्यक्ति की आय पे लगाया जाता है, ये कीमतों पे नहीं लगाया जाता, ये इंडिविजुअल की इनकम पे लगाया जाता है टैक्स। पूंजीवाद लेसेस फेयर सिस्टम पर आधारित है। लेसेस फेयर सिस्टम क्या है? जो पूंजीवाद है वो लेसेस फेयर सिस्टम पर आधारित है। ये क्या है लेसेस फेयर सिस्टम? एक्चुअली इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लेट टू डू से हुई है। जो लेट डू है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप एक्चुअली होता नहीं है, और ये एक लेसर फेयर सिस्टम पर होता है, तो ये इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे आधारित है? ये आधारित है माइक्रो फाइनेंस से आधारित है। ये जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है ये गरीबों पर आधारित कार्यक्रम है, और ये 1992 में शुरू किया गया था। ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है? इसलिए शामिल किया जाता है ताकि जो अधिगमकर्ता को किसी विषय की अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। भारत का जो एकमात्र हीरा बाजार है, हीरा बाजार कहाँ पे है? भारत का जो एकमात्र हीरा बाजार है ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ये है मुंबई में। ये लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। ये सिर्फ इकलौता ही है और सबसे बड़ा है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? शरावती जो जल विद्युत परियोजना है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, और ये जो जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे भारत का जो प्रसिद्ध जोग या घरसोपा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो यहीं पे है, इसी रिवर पे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना हमें। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो एक टीचर में आदर्शवादी दर्शन के रूप में सब जो क्वालिटी है उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि इसके लिए क्या आवश्यक है? जो अधिगम प्रक्रिया है ये सुगम रूप से हो, इसके लिए आवश्यक है विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो, ये भी सही है। शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो, ये भी सही है। ये सारे ही होने चाहिए, अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो इसके लिए।
K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? K2 आपने सुना होगा नाम, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है K2 की, ये है 8611 मीटर और ये है अभी गिलगित बाल्टिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में है। जो गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ पे है? ये पीओके में आता है। गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में आता है। ये काराकोरम रेंज में है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कॉल है ये एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर में है। इंदिरा कॉल की जो हाइट है, इतने मीटर की हाइट है इसकी और यहाँ पे भारत पाकिस्तान और चीन तीनों की सीमाएं लगती है। इनमें से गलत जोड़े को पहचानना है, गलत कौन सा है? भारतीय पाश्चर संस्थान कुन्नूर में है, ये सही है। राष्ट्रीय टीबी प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर में है, ये भी सही है। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू में है, ये भी सही है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद, ये गलत है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी अहमदाबाद में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ये और महाराष्ट्र में कहाँ पे है? वर्धा में है, ये महाराष्ट्र के वर्धा में। आगे चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर है? पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है, एक्चुअली तमिलनाडु में, चेन्नई में। और पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र था इसका नाम पहले, अब इसका नाम पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र नहीं है, इसका नाम बदल दिया है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कर दिया है अब इसका नाम। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है, तमिलनाडु में। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर ये विजयनगर से प्राप्त हुआ था और ये सबसे पहले जो काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा है, काकतीय राज शासन में रहा है, विजयनगर में प्राप्त हुआ था। और ये 182 कैरेट का हीरा है जो अभी वर्तमान में ईरान के पास है। भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हीरा है दरिया ए नूर। भारत की जो गोलकोंडा खदान है उससे मिला था ये दरिया ए नूर हीरा है, ये गोलकोंडा खदान का, और अभी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है ये। रंगपो सिवोक रेल लाइन किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ती है? रंगपो सिवोक रेल लाइन है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल को जोड़ती है। ये जो रेल लाइन है इसका काम अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था और ये लगभग 1380 करोड़ की लागत से बनी थी। कुल लेंथ जो है इसकी अप्रोक्सीमेट 45 किलोमीटर है। ये सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है? मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है? ये है इसका आंसर 1974।
मुस्कुराते हुए बुद्ध का मतलब है स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसका जो सीक्रेट नाम था, गुप्त नाम था, वो स्माइलिंग बुद्धा था। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? सबसे अंत में कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई है इनमें से? देखते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है या अर्जुन अवार्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 91-92। तो सबसे लास्ट में किस पुरस्कार की स्थापना हुई है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है इसका नाम। ये चेंज हुआ है अगस्त 2021 में। यह आपको ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ओलंपिक्स के बारे में भी हम कंटिन्यू टेस्ट में करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे। आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। एक टेस्ट में तो सारा कवर होना मुश्किल है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, एक्चुअल पेपर तो है नहीं एग्जाम का। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? देखिए, जो गुरु तेग बहादुर हैं वो 9वें सिख गुरु और गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु तेग बहादुर ने जब इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था, फांसी की सज़ा दे दी थी, मृत्युदंड दे दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जो गुरु तेग बहादुर जो 9वें सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, उनको औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने खालसा दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। आप लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।